नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस सेगमेंट को शुरू करूँ इससे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ क्योंकि ये चैनल बहुत बड़ा चैनल हो चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी आवाज़ अब सीधे वहाँ तक पहुँच रही है जिससे कि आप सीधे प्रभावित होते हैं और यह सब केवल आपकी वजह से हो पाया है। आपके बिना यह संभव नहीं था क्योंकि आप इतनी अधिक मात्रा में इस वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं, सर्कुलेट करते हैं कि इसकी आवाज़ और इसकी धमक सीधे आयोग तक पहुँच रही है, जिससे सीधे आप प्रभावित होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन और मैंने ऐसा अभी-अभी क्यों कहा कि इसकी धमक सीधे आयोग तक पहुँच रही है और ऐसा क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है? तो जी हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि शॉकिंग है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल 2 दिन पहले इस मुहिम को शुरू करता है और उस मुहिम के शुरू करने के बाद ठीक 1 सप्ताह के अंदर ही 3-4 दिनों बाद उस पर एक बहुत बड़ा चेंजेस नज़र आता है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के जो आखिरी वीडियो था, उसपे आप स्पष्ट रूप से देख पाएँगे 2 मुहिम को लेकर के एक शुरुआत की गई थी और माननीय न्यायालय में तक जाने की बात कही गई थी। वो क्या था? यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस को लेकर के था और वेटिंग लिस्ट को लेकर के था। यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस क्यों हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा एक मुहिम चलाया गया? क्योंकि रोस्टर रिवाइज़ किया गया है इस वैकेंसी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्थात सीटों का जो आवंटन था भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में, भिन्न-भिन्न विषयों में वो अलग-अलग था। तो जो पहले सीटों का आवंटन था, उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों ने अपनी चॉइस और प्रेफ़रेंस दी थी। लेकिन चूँकि अब सीटों में अंतर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना दोबारा से अभ्यर्थियों को चॉइस और रेफ़रेंस का मौका मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने आवाज़ उठाया था और इवन यह तक कहा था कि अगर ऐसा कोई बदलाव नहीं आता है, तो बहुत जल्द इस पर माननीय न्यायालय में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल खुद अपनी मुहिम चलाकर इसे कोर्ट केस में ले जाने का काम करेगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि आयोग स्वयं ही इस पर सुधार कर दिया। इससे पहले देखिए सुधार नहीं किया था। रोस्टर रिवाइज़ होने के बाद किसका-किसका इंटरव्यू और रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। साइकोलॉजी का प्रकाशित हो चुका है, फिलॉसफी का प्रकाशित हो चुका है और साहित्य का प्रकाशित हो चुका है, बांग्ला का प्रकाशित हो चुका है। लेकिन उनमें कोई ऐसा चेंजेज़ नहीं नज़र आया। लेकिन हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने आवाज़ उठाई और तुरंत उसमें तब्दीली आ गई। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये देखिए उर्दू विषय का कॉल लेटर है जो कल ही जारी किया गया है। और इस कॉल लेटर में चूँकि अभ्यर्थी की निजता का हनन ना हो इसलिए मैंने इनके नाम और सभी चीज़ों को हाइड कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पे डिटेल में देख पा रहे हैं, मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो ये देखिए उर्दू विषय का है, ठीक है? और ये देखिए कल लेटर जारी किया गया है। इसमें देखिए नीचे में आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 11 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय संशोधित रिक्तियों के आलोक में विश्वविद्यालय अधिमान्यता क्रम यानी यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस का विकल्प निर्धारित पत्र में भरकर साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान निश्चित रूप से जमा करना होगा। मतलब आपको विश्वविद्यालय की जो अधिमान्यता क्रम है, यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस है, अब उसको अपने अकॉर्डिंग एक फ़िल अप करके एक पेज पर डाउनलोड करके फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस तैयार करके आपको इस एडमिट कार्ड के संग जमा करना होगा। ये चीज़ नहीं थी पहले, इस चीज़ के लिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल है। आप देख पा रहे होंगे पिछले ही वीडियो में मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी और तुरंत ये तब्दीली आ गई। तो इसकी आवाज़ कहाँ तक जा रही है चैनल की आवाज़ आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो आप सभी को बधाई और शुभकामनाएँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रह जाएगी कि जैसे जिन-जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका, जैसे साइकोलॉजी में हो चुका, फिलॉसफी में हो चुका, ये सब भी रोस्टर रिवाइज़ के बाद ही रिज़ल्ट प्रकाशित हुए हैं। तो फिर उनका क्या? आयोग को तो वहाँ से संशोधन करना चाहिए था, क्योंकि रोस्टर रिवाइज़ तो ऐसा नहीं है कि उर्दू विषय में हुआ है, ये तो साइकोलॉजी में भी था, फिलॉसफी में भी हुआ और साहित्य में हुआ, बांग्ला में हुआ, उन सब पर भी तो ये सब चीज़ें देखने को चाहिए। तो आयोग को एक कदम और आगे बढ़ के ये करना चाहिए कि जिनकी रिज़ल्ट प्रकाशित हो चुके, चाहे साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, साहित्य हो, उन विषयों में भी चयनित अभ्यर्थियों को एक बार कम से कम मौका मिलना चाहिए अपने-अपने यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस को बदलने का। और इसके अकॉर्डिंग मेरिट के अकॉर्डिंग अगर उनको यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस मिलती है तो उन्हें आप दीजिए, जिनका-जिनका चयन हो चुका है। अभ्यर्थियों इसके लिए आपको भी अपने स्तर से पहल करनी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आयोग में संभव हो सके तो एक बार आप जाके स्वयं संपर्क करें और आयोग को इस तरह का पत्र लिख कर के कि माननीय महोदय
जब पूर्व में संसो जो सीटें थी उसमें अब चेंजेज़ आ चुका है और उस आधार पर आप जब उर्दू विषय में प्रेफ़रेंस को देने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे विषय में क्यों नहीं? हमारे अर्थात साइकोलॉजी वाले विषय में कहा जाए, फ़िलॉसफ़ी में कहा जाए और अन्य भी जो 2-4 निकले हैं साहित्य में, बांग्ला में, तो उन विषयों में जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि नहीं यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस अगर फिर से दोबारा मौका मिलता है, तो मुझे मनोवांछित जगह मिलेगी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार क्लेम करना चाहिए, स्वयं आयोग में जाकर क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। ऐसी स्थिति में आपको खुद ही आयोग में जाना चाहिए और ऐसा नहीं है वहाँ पे बातें सुनी जाती हैं, लोगों को मिलने का मौका दिया जाता है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया जाता है। तो चलिए आपने देखी कैसे हायर एजुकेशन वॉर चैनल की मुहिम काम आई। आगे बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़ और यूनिवर्सिटी सेवा विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कहना चाहूँगा कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, थोड़ी-सी उसमें आपको और शार्पनेस ना लानी चाहिए और थोड़ी-सी और पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा ना रह जाए। अब जैसे मैं देखिए साइकोलॉजी विषय की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी विषय में देखिए जिन-जिन विषयों में रिज़ल्ट प्रकाशित अब तक हुए हैं, रोस्टर रिवाइज़ के बाद, उन प्रत्येक विषयों में कुछ न कुछ एक बहुत बड़ी ब्लंडर निकल के आई है, एक बड़ी चूक निकल के आई। वो क्या है? अब हम साइकोलॉजी विषय की ही बात करें तो देखिए इसमें जब पहली बार औपबंधिक सूची निकली थी, तो 228 सीरियल नंबर में एक यूआईडी है जिसका नाम है राम 01011970 ठीक है? ये 10/11/1970 कहीं न कहीं अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ है। इसमें ये साइकोलॉजी देख पा रहे हैं। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से औपबंधिक सूची में क्या किया गया था कि इनएलिजिबल एक बार आयोग जिसे इनएलिजिबल कर देता है, उसे एलिजिबल नहीं करता है। तो इनको क्या लिखा था इनएलिजिबल बिकॉज़ नो नेट नो बिट यानी नेट नहीं है, बिट नहीं है और 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी इज़ नॉट अकॉर्डेंस विथ क्लॉज़ 4.1 ऑफ द कमीशन्स एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन जो निकली हुई है आयोग के द्वारा उसके अकॉर्डिंग जो 5 पॉइंट पीएचडी सर्टिफिकेट है वो भी इन्होंने नहीं दे रखा था इसलिए इन्हें इनएलिजिबल करता है। लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशन होता है तो इस रिजल्ट प्रकाशन में इनका भी नाम रहता है। ये देखिए सीरियल नंबर 84 पे हैं। इनका देखिए सेम वही यूआईडी नंबर है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। आप देख पा रहे हैं RAM 0101197 यानी 1970 डेट ऑफ बर्थ था 10/11/1970 और राम उदय सिंह इनका नाम है जिनका सीरियल नंबर 84 है। ये इनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में होता है चूंकि ये बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन जंप कर जाते हैं इसलिए इनका चयन अनरिजर्व कैटेगरी में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में होता है। मैं इस अभ्यर्थी पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा। प्रश्न आयोग के ऊपर उठता है कि आखिर आयोग ऐसे कैसे चूक कर रहा है? एक बार अभ्यर्थी को इनएलिजिबल फिर दूसरी बार ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट में नाम देखने को मिलता है। ये देखिए रिजल्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइकोलॉजी विषय का रिजल्ट है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू लिस्ट में इनका नाम नहीं था, इंटरव्यू लिस्ट में भी ऑब्वियसली रहा होगा, लेकिन ये बीच में इनएलिजिबल से एलिजिबल कैसे कर दे रहे हैं आप? ये सब थोड़ा संदेहास्पद है, इसलिए आप लोगों को थोड़ी इस पे ध्यान देनी चाहिए, ताकि एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में आप ना आएँ। एक ये मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा और भी मैं दूसरे विषयों की भी आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये है फ़िलॉसफ़ी। आप देख पा रहे हैं फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट, इसमें भी आपने एक बहुत बड़ी चूक की है। ये तो मतलब हास्यास्पद है ये आपने कैसे ऐसी चूक की? फ़िलॉसफ़ी में सीरियल नंबर अगर हम 11 के अभ्यर्थी की बात करते हैं, जिनका नाम है हिमांशु शेखर सिंह। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं और इनका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में हुआ है। यहाँ पर भी आपने एक ब्लंडर किया है। हिमांशु शेखर सिंह नामक अभ्यर्थी ने जिनका सीरियल नंबर 11 है, उन्होंने फ्रीडम फाइटर का सर्टिफ़िकेट लगाया ही नहीं था। ये मैं अपने बिहाफ़ पे नहीं कर रहा हूँ, हिमांशु शेखर सिंह सर के बिहाफ़ पे कर रहा हूँ कह रहा हूँ। उन्होंने फ्रीडम फाइटर के सर्टिफ़िकेट नहीं लगाया था, जब फ़ॉर्म अप्लाई किया जा रहा था, तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर को टिक ज़रूर किया था। लेकिन औपबंधिक सूची के दरमियान ना आपने उनसे फ्रीडम फाइटर का सर्टिफ़िकेट माँगा, ना ही स्क्रूटनी के समय इनसे सर्टिफ़िकेट माँगा और वास्तविकता ये थी कि अभ्यर्थी के पास अभी फ्रीडम फाइटर सर्टिफ़िकेट था भी नहीं। कब तक? जब तक कि रिज़ल्ट प्रकाशन नहीं हुआ, जब तक इंटरव्यू नहीं हो गया, तब तक अभ्यर्थी के पास नहीं था फ्रीडम फाइटर सर्टिफ़िकेट। अभ्यर्थी ने टिक मार्क ज़रूर किया लेकिन अभ्यर्थी के पास था ही नहीं और आपने इनका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में कर दिया है। अब ये अगर देखिए ये जनरल कैटेगरी में जंप करके मेरिट नंबर इनका 11 बन रहा है।
अब चूंकि फिलॉसफी सब्जेक्ट में मात्र एक ही जगह सीटें थी, वो BRABU मुजफ्फरपुर में। अब ऐसे स्थिति में अभ्यर्थी की जो चॉइस थी वो तो उसे मिल नहीं पाई, क्योंकि इसका चयन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में हो गया। अब उसकी चॉइस कोई और विश्वविद्यालय थी, लेकिन चूंकि एक सीट फ्रीडम फाइटर की थी और अभ्यर्थी का चयन आपने फ्रीडम फाइटर में कर दिया, इसलिए इनको BRABU मिल गया। शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभ्यर्थी ये केस वगैरह भी करने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। बहुत बड़ी अनियमितता कही जाएगी कि अभ्यर्थी के पास वो दस्तावेज है ही नहीं और आप उसे उस कैटेगरी में मान ले रहे हैं। चलिए, एक दूसरी और इसी में और नहीं, इसी फ़िलॉसफ़ी विषय की बात करें, तो पिछले दिनों आपने एक नोटिस देखा होगा, यहाँ पे एक सीट देखिए खाली की गई है। क्यों खाली की गई है? माननीय न्यायालय के आदेशानुसार देखिए आपको स्पष्ट रूप रहा है कि 5/6/2024 के आलोक में पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत एक पद सुरक्षित रखा गया है। ये पद क्यों सुरक्षित रखा गया है? इसलिए सुरक्षित रखा गया है कि अभ्यर्थी ने कोर्ट केस किया। अभ्यर्थी का क्लेम ये है कि महोदय, जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो उस समय मैंने एनसीएल लगाया हुआ है, और जबकि आप कह रहे हैं कि एनसीएल नहीं लगाया, इस वजह से इनको जनरल कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। तो ये गलत है। देखिए, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद सभी अभ्यर्थी अपना देख सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या फॉर्म में लगा रखा है। ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहेंगे कि आपने ये नहीं लगा रखा है, ये नहीं लगा रखा है, और अभ्यर्थी अगर लगा रखा है तो वो तो पब्लिकली विजिबल होगा। जैसे अभ्यर्थी वो अपने ओपन एप्लीकेशन को ऑन ओपन करेगा तो। इसलिए आपको थोड़ी इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए कि एनसीएल लगा रखा है और आप कह रहे हैं एनसीएल नहीं लगा रखा है। पिछले दिनों हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में नीरज कुमार जी आए थे, जिनका चयन साहित्य विषय में हुआ है। उनके संग भी आपने यही हादसा किया था। उन्होंने भी एनसीएल लगा रखा था और आपका कहना था कि एनसीएल अभ्यर्थी ने लगा ही नहीं रखा है। लेकिन उनकी बात आखिरकार उनके संघर्षों की वजह से आपने मानी। लेकिन इस अभ्यर्थी की बात तो अभी भी आप नहीं माने हैं। तो आपने फिलॉसफी में चूक किया, साइकोलॉजी में चूक किया, साहित्य में चूक किया। रोस्टर रिवाइज होने के बाद यही तो 2-3 विषय निकले हैं, और जितने भी विषय निकले हैं सब में आपकी एक ब्लंडर चूक निकल के आई है, बड़ी मिस्टेक निकल के आई है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आप प्रश्न चिन्ह के दायरे में ना आएँ। दूसरी बात, इस वीडियो को मैं यहाँ पे सम अप करूँ, इससे पहले एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन विषयों की रिजल्ट प्रकाशित हुई है, रोस्टर रिवाइज होने के बाद उनको भी यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस बदलने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जो अभ्यर्थी इससे उपेक्षित हैं, उनको कहीं न कहीं एक बार आयोग में जाके संपर्क करना चाहिए। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने जब आवाज़ उठाई तब तो आपने संशोधन कर दिया, लेकिन उनसे पहले के अभ्यर्थियों का आपने संशोधन अभी तक नहीं किया है। तो उनके लिए भी एक कोरिजेंडम निकाल कर के उनको भी यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस बदलने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसके लिए संभव हो सके तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहेंगे, और वहाँ पे हो सके तो एक छोटी-सी मुहिम चला दी जाएगी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और अन्य जितने विषय के रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं, ताकि आप लोग के लिए भी कुछ भला हो सके। आप अगर डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से, तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये है कि सर मेरे विषय की बारी कब आएगी, मेरे विषय की बारी कब आएगी? तो आप आश्वस्त रहें, आप देख पा रहे हैं आयोग बहुत ही शार्प गति से, बहुत तेज़ी से साक्षात्कार ले रहा है, इंटरव्यू के प्रोसेस ले रहा है, सभी विषयों की बारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने ही वाली है। इसलिए आप थोड़ा-सा धैर्य रखें, सबकी बारी आएगी, और उम्मीद है अगर यही स्पीड रही तो संभवतः अक्टूबर-नवंबर आते-आते पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही कंप्लीट हो जाने वाली है। बशर्ते किसी प्रकार की माननीय न्यायालय के द्वारा अड़चन न लगे, क्योंकि नो डाउट अभी भी ये कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी शायद स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इशू होने वाला है जवाब तलब करने के लिए, जवाब देने के लिए। तो अभी भी थोड़ी बहुत हडल तो बची हुई है, क्योंकि रोस्टर को लेकर के अभी भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आपने पहले ऐसा क्या संशोधन किया था, किस आधार पे रोस्टर बनाया था, और अभी किस आधार पे रोस्टर बनाया है कि सीटों में हेर-फेर आ रही है, सीटों में कमी-अधिकता आ रही है। इसी तरह दिव्यांग कैटेगरी को लेकर के भी एक ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड की सीट ही पूरी आपने गायब कर दी है, 100 पॉइंट रोस्टर ले आकर के। अचानक से आप 100 पॉइंट रोस्टर कैसे ले आए, और पहले क्यों नहीं 100 पॉइंट रोस्टर लाए थे? तो बहुत सारे ऐसे यक्ष प्रश्न बने हुए हैं, जो कि अभी कहीं न कहीं सरकार को जवाब देना है। तो उम्मीद करते हैं वैसे कि सरकार एक संतोषजनक जवाब देगी, ताकि इस विज्ञापन में किसी प्रकार की अड़चन न आए और ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो।
आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है मुख्यतः हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की, इसलिए इसे अन्य तक सर्कुलेट किया करें, ताकि अन्य को भी चीज़ें पता चलें और अन्य भी जागरूक हों अपने अधिकारों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और इसके बाद आपके लिए जल्दी सूचनाएँ मिल पाती हैं। अन्यथा मैं भी सो जाऊँगा तो फिर आपके पास सटीक और प्रामाणिक और ऐसी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो आपको समय से नहीं मिल पाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।